गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेश पचार पीजीटी फिजिक्स सेक्रेड हार्ट स्कूल सूरतगढ़ स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल जो चैप्टर स्टार्ट जो किया था वो था वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसमें भी जो टॉपिक कर रहे थे वो था वर्क। देखिए अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आपने फॉर्मूले पढ़े थे W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, ये पढ़ा था और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अब देखिए एक क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया था, एक 5 kg का ब्लॉक एक सरफेस पे रखा हुआ है जिसका फ्रिक्शन कांस्टेंट आपको गिवन है 0.5 और इस पर 100 न्यूटन का फोर्स आपने अप्लाई किया। 100 न्यूटन का फोर्स। पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन था, अब डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है, इतना आपको गिवन है कि व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज 0। टाइम t पर इनिशियल जो इसकी वेलोसिटी है आपको 0 दे दी और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स आफ्टर 3 सेकेंड। देखिए डिस्प्लेसमेंट आपको सीधे सीधे ना देकर 3 सेकेंड टाइम दे दिया, इनिशियल स्पीड 0 दे दी, तो इसमें आप इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज़ करोगे। इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर पहले आप निकालोगे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपको गिवन है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे मल्टीप्लाई और कैलकुलेट करोगे वर्क डन। देखिए कैसे सॉल्व करोगे, 5 kg ब्लॉक, ये मैंने आपको बताया, इसका mg वेट डाउनवर्ड और mg की जो वैल्यू होगी 5 इंटू 10 50 न्यूटन। देखिए mg वेट है ना, फोर्स है तो इसकी यूनिट न्यूटन, और सरफेस के परपेंडिकुलर आप शो करोगे नॉर्मल रिएक्शन को, नॉर्मल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि फोर्स आपने 100 न्यूटन का जो अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में किया है, तो ये है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आप शो करते हो किसको, फ्रिक्शन फोर्स को, और उसकी वैल्यू लिखते हो म्यू इंटू एन। म्यू आपको गिवन है 0.5, एन आपको गिवन है नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होगा ना। देखिए नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगी इसमें, इस कंडीशन में mg वेट के, और mg है 50, तो ये आ गया आपका फ्रिक्शन फोर्स 25 न्यूटन। अब यूज करते हैं अपने इक्वेशन ऑफ मोशन बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। देखिए t गिवन है, u गिवन है 0। अभी एक्सीलरेशन की वैल्यू आपको पता नहीं है, पहले एक्सीलरेशन बताइए। बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप जानते हो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए नेट फोर्स पहले कैलकुलेट कीजिए। नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन और इसके अपोजिट 25 न्यूटन, तो बताइए नेट फोर्स कितना होगा, 100 माइनस 25, 75 न्यूटन का नेट फोर्स। 75 इज इक्वल टू मास गिवन है 5 किलोग्राम ब्लॉक का, और एक्सीलरेशन आपको बताना है, तो एक्सीलरेशन यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, 75 अपॉन में 5 कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सारी वैल्यू इसमें रखोगे और किसको बताओगे आप, किसको, डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर लोगे। तो देखिए s इज इक्वल टू यू 0 है, तो ये फर्स्ट जो स्टेप होगा यू टी वो 0, s इज इक्वल टू हाफ ए, अभी आपने कैलकुलेट किया 15 इंटू टी स्क्वेयर, टी की वैल्यू कितनी होगी 9, तो ये अभी आपने कैलकुलेट कर लिया डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना है 100 न्यूटन, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना लिखोगे,
वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। देखिए फोर्स 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट अभी आपने कैलकुलेट किया 1/2 15 इंटू 9, और थीटा देखिए एंगल कितना होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अप्लाइड फोर्स के लिए 0, क्योंकि अप्लाइड फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 कोस 0 की वैल्यू 1। इसको सॉल्व कर लो, 50 इंटू 15 इंटू 9 जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, इतना जूल वर्क डन निकाल लोगे। अब देखिए जो सेकंड था वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है पहले, सिंपल है 25 न्यूटन अब की बार वैल्यू ले लोगे और डिस्प्लेसमेंट इतना ही रहेगा। अब 25 न्यूटन को जब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे डिस्प्लेसमेंट से तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज कर आप वर्क डन निकाल सकते हो जब आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है। और जब डिस्प्लेसमेंट जो गिवन थी तो इस टाइप का जो क्वेश्चन था मैंने आपको पहले सॉल्व करवा दिया। देखिए अगर इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है, कि 5 kg का ब्लॉक और जिस सरफेस पे रखा हुआ है उसका फ्रिक्शन कांस्टेंट म्यू है 0.5, इस पर एक टेढ़ा सा फोर्स लग रहा है कितने डिग्री एंगल पर, 37 डिग्री एंगल पर 30 न्यूटन का एंगल आपको गिवन है 37 डिग्री, इस पर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड वर्क डाउन बाय अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स आफ्टर 3 सेकेंड। अगर ये क्वेश्चन आपको गिवन होता तो देखिए पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने बनाया 5 kg मास का ब्लॉक, हॉरिजॉन्टल सरफेस और इसका mg वेट डाउनवर्ड। देखिए mg वेट कितना होगा, m की वैल्यू 5 किलोग्राम, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो mg वेट होगा 50 न्यूटन का जो फोर्स होगा mg वेट वो डाउनवर्ड वर्क करेगा। और 37 डिग्री पर आपको एक फोर्स है 30 न्यूटन 37 डिग्री पर, ये आपको दिया है। इस 30 न्यूटन फोर्स को पहले कंपोनेंट में डिवाइड करोगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 30 या लिखोगे f कोस थीटा और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा f साइन थीटा। देखिए इसको मैं लिख देता हूँ f कोस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट f साइन थीटा। f की वैल्यू 30 गिवन है, थीटा है वो 37 डिग्री है, तो पहले f कोस थीटा और f साइन थीटा को कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए f की वैल्यू 30 और कोस 37 डिग्री, ऐसे इसको लिखोगे 30 साइन 37 डिग्री। अब 37 डिग्री 53 डिग्री 90 डिग्री ये सारे स्टैंडर्ड एंगल माने जाते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। ये मैंने माना राइट एंगल ट्राइंगल, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में 37 डिग्री 53 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल आपको गिवन है तो इनको माना जाता है स्टैंडर्ड एंगल। अगर किसी ट्राइंगल में ये एंगल इस तरीके से होंगे तो इनकी जो साइड का रेशियो होगा वो होगा 3:4:5 में। अब देखिए कोस 37 जब लिखोगे तो लिखोगे बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, कोस थीटा लिखते हो ना, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस और बेस है 4, हाइपोटेनियस है 5। इसी तरीके से साइन थीटा लिखोगे, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनियस 5, 3/5।
अब cos 37 और sin 37 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। जब cos 37 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसी को उठा के यहाँ पे लिख देते हैं। फोर्स था 30 और cos 37 4/5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 पर 5 6 था 30 और 24 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा। अब देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में लिखोगे 30 sin 37 की वैल्यू पुट कीजिए और यहाँ पे आपको जो फोर्स मिलेगा वो होगा 30 इंटू sin 37 3/5, ये कैंसिल हो गया 6 पर, और फोर्स मिला 18 न्यूटन का। 18 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड और 24 न्यूटन का जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। अब देखिए जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप शो करते हो फ्रिक्शन फोर्स को, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिखते हो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो पहले क्वेश्चन किया था उस केस में नॉर्मल रिएक्शन mg वेट के इक्वल आपने लिखा था, लेकिन इसमें mg वेट के इक्वल नहीं लिखोगे, 50 न्यूटन के इक्वल आप नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू नहीं लोगे, क्योंकि 18 न्यूटन का फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। देखिए ये 5 kg का ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और साथ में क्या लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और 18 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये सारे फोर्स कैसे हैं बैलेंस है। तो आप लिखोगे अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स के, क्योंकि फोर्स बैलेंस है। ये जो ब्लॉक है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा, तो इसलिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपसे लिखोगे n इज इक्वल टू 50 माइनस 18, जो आपको मिलेगी 32 न्यूटन। इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो 32 न्यूटन होगा। अब देखिए इसमें पुट कीजिए, म्यू आपको गिवन है 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल जो मिला आपको वो 32, और आपने जब इसको सॉल्व किया तो इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा 32 इंटू हाफ 16 न्यूटन का, 16 न्यूटन का फोर्स आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा। देखिए अब इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, फाइंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स आपको मिला 24 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स जो आपको मिला है 16 न्यूटन। इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो डिस्प्लेसमेंट से तो आपको मिल जाएगा वर्क डन, पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट आप देखिए, आपको u इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 गिवन है और टाइम गिवन है 3 सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं और कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। देखिए बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a_t²। टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये आप जानते हो F इज इक्वल टू ma, और F नेट कैसे निकालोगे, 24 न्यूटन का फोर्स ये इस डायरेक्शन में है और इसके अपोजिट है 16 न्यूटन का, तो नेट फोर्स कितना होगा 24 माइनस 16, 8 न्यूटन का फोर्स आपको मिलेगा, इज इक्वल टू मास गिवन है 5 किलोग्राम और एक्सीलरेशन a, तो यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये एक्सीलरेशन की वैल्यू इसमें पुट कीजिए और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कीजिए। देखिए s इज इक्वल टू ut, u 0, तो ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। s इज इक्वल टू हाफ a, अभी कैलकुलेट किया है 8/5 इंटू t², t गिवन है आपको 3 सेकेंड, तो 3 स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 9, 2 से 8 कैंसिल 4 पर, और s इज इक्वल टू हो गया 9 इंटू 4 36/5 मीटर। ये आपको डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब आपके पास फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वही सेम फॉर्मूला W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अप्लाइड फोर्स के लिए देखोगे वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स है 24 इंटू 36/5
इंटू कोस थीटा, थीटा 0 होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स आ जाएगा 24 इंटू 36/5 को डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट 7.2 मीटर, और इसको सॉल्व करने के बाद में आपको आंसर मिलेगा वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। इसी तरीके से बिल्कुल आप निकाल सकते हो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब 24 की जगह आप यूज़ करोगे फोर्स 16 न्यूटन का, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 16 इंटू डिस्प्लेसमेंट 7.2, लेकिन अब थीटा 180 डिग्री लेना होगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, एंगल कितना है दोनों में 180 डिग्री का। तो WF मतलब फ्रिक्शन फोर्स से वर्क डन जो होगा वो होगा 16 इंटू 7.2, और जो कोस 180 यहाँ पे लिखोगे उसकी वैल्यू हो जाएगी -1। ये आपका वर्क डन आ गया फ्रिक्शन फोर्स से। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो जब आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ना देकर किसी एंगल पर आपको गिवन हो। देखिए नेक्स्ट करते हैं सॉल्व न्यूमेरिकल। अभी तक जितने भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं वो है कांस्टेंट फोर्स के लिए। जितना भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया उनमें सभी में फोर्स कैसा था, कांस्टेंट। लेकिन अगर आपको कांस्टेंट फोर्स ना दिया हो, कोई वेरिएबल फोर्स दिया हो, वेरिएबल फोर्स जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो, पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो, अगर ऐसा कोई फोर्स दिया होता, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको दे दिया क्वेश्चन F इज इक्वल टू 2x, फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 मीटर टू x इज इक्वल टू 4 मीटर। F इज इक्वल टू 2x न्यूटन का एक फोर्स है, किसी बॉडी पर लगता है, इसके कारण डिस्प्लेसमेंट उसमें कितनी आती है, 2 से 4 मीटर उसको डिस्प्लेस कर देता है। ये आपको गिवन है। देखिए इसमें जितने भी पहले आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे वो कांस्टेंट फोर्स था, लेकिन यहाँ पे ये जो फोर्स है वो कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। देखिए वेरिएबल आ रहा है x के रिस्पेक्ट ये चेंज हो रहा है। जब x की वैल्यू जब इसमें 2 लिखोगे तो फोर्स की वैल्यू होगी 4 न्यूटन। जब x की वैल्यू जब आप पुट कर दोगे 4, तो x जो फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी 8 न्यूटन। तो इसमें फोर्स चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या Fs कोस थीटा, ये दोनों ही फॉर्मूले कांस्टेंट फोर्स के लिए आपने पढ़े थे। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए अगला अपना ये टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इन सभी को नोट करते हुए चलें, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें। देखिए एक ग्राफ बनाता हूं मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में। वाई एक्सिस पे आपने शो किया है फोर्स को और एक्स एक्सिस में आपने शो किया डिस्प्लेसमेंट को, और ये मैंने बना दिया कोई ग्राफ। देखिए ये वेरिएबल फोर्स है, अगर इसमें इस पॉइंट पर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मैंने मान लिया एक्स आई इनिशियल, आई मीन्स इनिशियल, और लास्ट पॉइंट पर मैंने मान लिया एक्स एफ फाइनल डिस्प्लेसमेंट। अब देखोगे इस ग्राफ के इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू, इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू और इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू सेम नहीं है। देखिए अगर मैं इस पर देखूं फोर्स की वैल्यू F1, इस पॉइंट पर देखोगे फोर्स की वैल्यू F2, धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पोजीशन की रिस्पेक्ट में फोर्स क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो इस कंडीशन में कैसे आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे, तो पहले मैंने ये माना कि इस पूरे ग्राफ में से एक dx विड्थ की स्ट्रिप को काटा, एक पट्टी को मैंने इस ग्राफ में से काटा और जिसकी विड्थ कितनी थी dx,
और इसके रिस्पेक्ट जो फोर्स था वो मैंने सपोज कर लिया कैपिटल एफ। अब देखिए दो काम अभी आपको करने हैं। पहले तो लिखना है एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप। एरिया देखिए रेक्टेंगल स्ट्रिप है, ये हाइट एफ है, तो ये भी हाइट कितनी होगी एफ, और इसकी विड्थ है dx। कैसे लिखोगे, एरिया इज इक्वल टू हाइट इंटू विड्थ, हाइट f और विड्थ dx। अब आप लिखिए वर्क डन। वर्क डन भी आप लिखते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है कैपिटल F और डिस्प्लेसमेंट है dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट f इंटू dx। देखिए इससे आपको क्या पता चला कि जो एरिया ऑफ स्ट्रिप और वर्क डन दोनों क्या आ गए, इक्वल हो गए। तो आप बोल सकते हो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किसको बताएगा, वर्क डन को। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो ना, एरिया इज इक्वल टू वर्क डन। अभी जो आपने वर्क डन निकाला है इस छोटे से स्ट्रिप के लिए है, छोटी पट्टिका के लिए है, अपने को चाहिए टोटल वर्क डन xi से लेकर xf तक। तो मैं इस पूरे ग्राफ को छोटी छोटी स्ट्रिप में बांट देता हूँ। देखिए इसको और dx में डिवाइड कर दिया, इसको भी dx में डिवाइड कर दिया, इसको भी dx में डिवाइड कर दिया, और जितना भी वर्क डन होगा सभी स्ट्रिप के लिए सभी को कर देंगे ऐड। और ऐड करने के लिए क्या करते हो आप, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हो ना। देखिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन था f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। और इंटीग्रेशन भी कहाँ से ले कहाँ तक करना है, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगाओगे, x इनिशियल टू x फाइनल, इनिशियल टू x फाइनल। तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे जब आपको फोर्स वेरिएबल दिया होगा। कांस्टेंट फोर्स ना देकर वेरिएबल फोर्स जब दिया जाता है तो वर्क डन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। अभी मैंने आपको बताया था f इज इक्वल टू गिवन आपको 2x, और डिस्प्लेसमेंट जो थी, डिस्प्लेसमेंट के लिए x की वैल्यू देखिए पहले आपको गिवन थी 2 मीटर से कितना डिस्प्लेसमेंट उसको दिया, 2 मीटर टू 4 मीटर, x इज इक्वल टू 2 मीटर टू 4 मीटर। देखिए वर्क डन का फॉर्मूला w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट dx वेक्टर xi टू xf। w इज इक्वल टू वैल्यू पुट कीजिए, f आपको गिवन है 2x इंटू dx, और लिमिट कितनी है देखिए 2 से लेकर 4 तक। तो ये लिमिट, लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 4। 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से इसको बाहर निकाल लो ऑपरेटर से, और x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिखोगे, x स्क्वेयर बाई 2। इंटीग्रेशन तो करना था ना, फॉर्मूला कौन सा लगाया देखिए, x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये फॉर्मूला लग जाएगा। पावर इसकी कितनी x की 1, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन में 2। लिमिट अप्लाई कीजिए, 2 4 रखोगे तो 16 बाई 2 8 आ गया, माइनस 4 बाई 2 2। वर्क डन आपको मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6 इंटू 2 12 जूल। तो इस तरीके से आप सोल्व करोगे जब आपको फोर्स वेरिएबल दिया होगा। आइए इस पर कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए। क्वेश्चन गिवन है आपको f इज इक्वल टू 2x प्लस 5 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू आपको दे दी, x इज इक्वल टू वही ले लेते हैं 2 to 4 मीटर। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो।
देखिए F इज इक्वल टू वही वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट dx वेक्टर और लिमिट x इनिशियल से लेकर x फाइनल तक। तो वर्क डन इज इक्वल टू, करिए वैल्यू पुट, 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। अब इंटीग्रेशन का जो ऑपरेटर है दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, ये तो आपको पता है। वर्क डन को कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन लिमिट 2 to 4 2x dx, ये इंटीग्रेशन का ऑपरेटर 2x के साथ भी लगाया और प्लस, और इसको आपने अप्लाई कर दिया 5 के साथ भी। अब बिल्कुल सिंपल, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से कांस्टेंट, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई 2 लिमिट 2 to 4 प्लस 5 कांस्टेंट और dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट 2 to 4। लिमिट पुट कीजिए, देखिए w इज इक्वल टू, ये पार्ट अभी आपने सॉल्व किया था, ये रहा, और इसकी वैल्यू मैं सीधा लिख देता हूँ, कितना आ रहा है 12 प्लस अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट 4 माइनस 2 2, और ये हो गया 10। 4 माइनस 2 और 2 इंटू 5 10, तो वर्क डन कैसा आ गया 22 जूल। इस तरीके से आपको वेरिएबल फोर्स पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और थोड़ा सा इसका डिस्कशन करें, नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। अब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स तो वो होगा जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। पाथ पर कैसे डिपेंड नहीं करता, आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। m मास का ऑब्जेक्ट और इसको आप h हाइट पर लेकर जाते हो, ये मैंने बना दी h हाइट। जब आप इसको h हाइट पर दोगे, लेके जाओगे, मतलब कितनी डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो h, तो इस कंडीशन में आप वर्क डन कितना लिखते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है mg के इक्वल और डिस्प्लेसमेंट कितनी है h, तो वर्क डन बाय फर्स्ट केस आप लिखोगे mgh। देखिए, इसी को ऑब्जेक्ट को आप सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में ना लेकर किसी थीटा एंगल पर लेकर जाओ, मतलब पाथ को अगर चेंज कर दो, ये मैंने कितना, देखिए इसको सीधा ना लेकर किसी एंगल पर मैं अगर ऊपर लेके जाता हूँ h हाइट तक, तो ये है पाथ सेकंड, और इसके लिए वर्क डन होगा वो भी mgh आएगा। कैसे आएगा कि मान लिया ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने दी l और इसकी हाइट है h, ये एंगल कितना 90 डिग्री। अब देखिए सॉल्व किए कैसे करोगे, पहले mg वेट डाउनवर्ड होगा और जो फोर्स लगा रहे हो वो इस डायरेक्शन में आप लगा रहे हो, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तभी तो ऊपर जाएगा ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में। अब इस फोर्स को कंपोनेंट में डिवाइड कर दो। एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे आप लिखोगे F cos थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा F sin थीटा। तो ये कंपोनेंट लिखोगे आप F cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा इस डायरेक्शन में, और जो वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा वो लिखोगे F sin थीटा। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए जो फोर्स का कंपोनेंट लेते हो वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लेते हो। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट किधर दे रहे हो आप, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना,
और तो इस कौन सा कंपोनेंट यूज करोगे, वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो इस केस में आप वर्क डन कैसे लिखोगे, वर्क डन बाय पाथ सेकंड, इस पाथ के लिए इज इक्वल टू फोर्स एफ साइन थीटा, और एफ की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एम जी के इक्वल, एम जी साइन थीटा, और इनटू क्या लिखोगे, कितनी डिस्प्लेसमेंट दी है इसको, एल। अब एल को एच के पदों में कैसे लिखोगे, एच के स्टेप में ये राइट एंगल जो ट्राइंगल है, देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बना देता हूं मैं, एंगल थीटा, डिस्प्लेसमेंट ये आपने दी इसको एल, ये फोर्स की डायरेक्शन, ये एंगल 90 और ये हाइट h। तो अब h को आप l को क्या लिख सकते हो, h बाय साइन थीटा, ट्राइंगल से l इज इक्वल टू h बाय साइन थीटा लिख सकते हो। अब l की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो वर्क डन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा इंटू एल की वैल्यू क्या आ गई, h बाय साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो सेकंड पाथ के लिए भी वर्क डन कैसा आया, एम जी एच। अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से h डिस्प्लेसमेंट देते हो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो भी वर्क डन एम जी के ही इक्वल होगा, क्योंकि जो हाइट है वो आपने रखी h, इस हाइट को आपने माना h1, h2, h3, h4, h5 और सोन एंड सोन। देखिए क्या लिखोगे, वर्क डन इस हाइट के लिए एम जी एच वन, इस हाइट के लिए एम जी एच टू, इसके लिए एम जी एच थ्री, एम जी एच फोर, एम जी एच फाइव, एम जी एच सिक्स। जब आप टोटल वर्क डन कैलकुलेट करोगे बाय टोटल वर्क डन फॉर थर्ड पाथ, ये तीसरा पाथ आपने इस तरीके से जब ऊपर लेके गए हो, तो एम जी एच वन प्लस एम जी एच टू प्लस, जब आप इसमें कॉमन निकालोगे, कॉमन एम जी, और टोटल हाइट कितनी किसके इक्वल हो जाएगी, एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री किसके इक्वल होगी, एच के इक्वल। तो इसके लिए भी वर्क डन कैसा आया, एम जी एच। तो आप यहाँ पे देख रहे हो वर्क डन डिपेंड नहीं कर रहा पाथ पर, तो ऐसा फोर्स जो होगा जिस पर वर्क डन अगर आप कैलकुलेट करते हो वो पाथ पर डिपेंड ना करे, तो उस फोर्स को आप बोलोगे कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड करता है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सारे कैसे हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को भी समझते हैं। ये एम मास का ब्लॉक, सरफेस के लिए आपको फ्रिक्शन कांस्टेंट दिया हुआ है, मान लिया म्यू, म्यू गिवन है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपको गिवन है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आप शो करते हो, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी। और फ्रिक्शन फोर्स कैसे लिखते हो, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगी, एम जी की, तो लिखोगे म्यू इंटू एम जी। ठीक है। अब ये देखिए पाथ डिपेंडेंट कैसे होता है। अगर मैंने मान लिया इसको डिस्प्लेसमेंट दी एस डिस्प्लेसमेंट दी, तो वर्क डन कैसे लिखोगे, वर्क डन इस पॉइंट को मैंने लिखा ए और इसको लिखा बी। जब ए से लेकर बी तक आप इस ऑब्जेक्ट को लेकर आओगे, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है म्यू एम जी और डिस्प्लेसमेंट है एस। और जब इसको वापस बी से लेकर ए तक लेकर आओगे, वर्क डन बी टू ए इज इक्वल टू, तो भी कितना होगा, म्यू एम जी एस।
टोटल वर्क डन कैसे लिखोगे, दोनों को ऐड कर दोगे 2 म्यू एम जी एस। देखिए वर्क डन जो होता है पाथ पर डिपेंड करता है, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या होता है, वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है। वर्क डन अगर आप लिखते हो क्लोज लूप के लिए कि मान लो मैंने दो पाथ बनाए ए से लेकर बी तक, ये सीधा पाथ फर्स्ट, पाथ सेकंड और पाथ थर्ड, तीनों के लिए आप क्या लिखोगे, ये सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन, इसमें जो एग्जांपल है ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन है, और फर्स्ट पाथ के लिए जो वर्क डन होगा सेकंड पाथ का और थर्ड पाथ का, तीनों वर्क डन कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ए से लेकर बी तक आने में और फिर वापस बी से लेकर ए तक आने में टोटल वर्क डन देखोगे कंजर्वेटिव फोर्स के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जितना वर्क डन होगा उसी डायरेक्शन में वापस अगर आओगे तो ये नेगेटिव वर्क डन को शो करेगा, तो इन दोनों का टोटल वर्क डन 0 कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। क्लोज लूप में वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए 0 होगा, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में देखिए 0 नहीं होता, वर्क डन ऐड हो जाता है। ए से लेकर बी और बी से लेकर ए आने में वर्क डन 0 नहीं करोगे, ऐड कर दोगे, क्योंकि वर्क डन जो होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए किस पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो वर्क डन होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो वर्क डन होगा वो ए से बी और बी से आने के लिए टोटल हो जाएगा, ऐड कर दोगे, बट कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एक क्लोज लूप में जो वर्क डन कैसा रहता है, 0 हो जाएगा। ओके देखिए अभी तक अपनों ने क्या पढ़ा है उसको थोड़ा जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इनटू पे कैसा, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट करोगे ना, W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। ये जो फॉर्मूले थे आपने लिखे थे किसके लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क डन का फॉर्मूला कैसे चेंज कर दोगे, इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर इनिशियल टू फाइनल, ये फॉर्मूला हो गया वेरिएबल फोर्स के लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए। यूनिट ऑफ वर्क डन जूल, और जूल कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, अर्ग 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। डायमेंशन फॉर्मूला वर्क डन m1 l2 t-2, याद रखोगे इसे। और क्या पढ़ा था, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। कब कब होता था ये 0 पॉजिटिव, जब एंगल 0 डिग्री होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव, जब 180 डिग्री होगा, और जब 0 कैसे होता है 90 डिग्री। तो ये सारे आप पढ़ चुके हो। उसके बाद में आपने पढ़ा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो होंगे जिसके द्वारा जो किया गया वर्क डन होगा वो पाथ पर डिपेंड करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जिसके द्वारा वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होगा, पाथ पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल क्या थे इनके, कंजर्वेटिव फोर्स के ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसका कौन सा एग्जाम्पल था नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, विस्कस और फ्रिक्शन फोर्स। ये अभी तक आपने पढ़ा। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया, वर्क डन जो होगा वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसे डिपेंड करता है, एग्जाम्पल से समझिए इसको, कि मान लो एक ट्रेन के अंदर एक आदमी m मास के ब्लॉक को m मास के ब्लॉक पर फोर्स लगाता है और उसको s डिस्प्लेसमेंट देता है, s डिस्प्लेसमेंट। तो इस कंडीशन में आप वर्क डन क्या लिखोगे, एक ट्रेन के अंदर है व्यक्ति
जो फोर्स F लगाता है और डिस्प्लेसमेंट देता है S, तो सिंपल आप वर्क डन लिख दोगे W इजिकल टू FS, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब ट्रेन में ये मान लो ट्रेन बना दी और ग्राउंड में कोई एक व्यक्ति खड़ा है, उसके रिस्पेक्ट आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू, इसको कुछ नाम दे देते हैं, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखिए ट्रेन का जो डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा कुछ, ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट एस नोट माना और उस ऑब्जेक्ट पर जिस पर आप फोर्स लगा रहे हो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना माना एस। तो इस कंडीशन में अगर ट्रेन के अंदर वर्क डन पूछा जाए, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू जो ट्रेन के अंदर आदमी है मान लिया बी और उसके रिस्पेक्ट आपने वर्क डन निकाला, तो सिंपल लिख दोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू अगर ए पूछा जाएगा तो आप वर्क डन लिखोगे W इजिकल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्प्लेसमेंट टोटल लिखोगे S प्लस एस नोट, ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट और ट्रेन के अंदर जो ब्लॉक है जिस पर आप फोर्स लगा रहे हो उसका डिस्प्लेसमेंट, तो ये दोनों आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप बोलोगे कि जो वर्क डन जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है। ये वर्क का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया।